करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 26 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला 69वां देश बन गया है इजराइल। और ओडिशा के तट से टकराने वाला तूफान दाना, ये चक्रवाती तूफान का रूप लिया बंगाल की खाड़ी में और इसको नाम दिया है कतर ने। ये बात ध्यान रखना, कतर ने ये नाम दिया हुआ है। और भारत ने अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 को लॉन्च किया है विशाखापत्तनम से। इसके अलावा स्काई स्कैनर की ट्रेवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य शिलांग रहा है। इसके अलावा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में, फोकस कंट्री के रूप में चुना गया। पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है जस्टिस याया अफरीदी को। लुओंग कुओंग, इनको दोस्तों वियतनाम में नया राष्ट्रपति चुना गया है। इसके अलावा सिरजा अकुला, ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये एकल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भारतीय रैंकिंग पर पहुंच चुकी हैं। कौन सी रैंक पर पहुंची हैं? 22वीं रैंक पर ये पहुंच चुकी हैं वर्ल्ड में। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 2024 में WHO ने अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया इजिप्ट को। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC बैंक, इसकी मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है पाम कौर, जो कि भारतीय मूल की हैं। और विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया गया है विद थीम ऑफ ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। तो ये टॉप 12 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। कल हम लोगों ने 12 क्वेश्चन देखे थे, तो इनका आपने 1 मिनट में रिवीजन कर लिया है। इसकी क्विज और PDF भी आपने सॉल्व कर ली होगी। नहीं सॉल्व किए हो तो MZT ऐप पर जाकर क्विज सॉल्व कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए एक और जरूरी बात कि दिवाली का धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है और दिवाली धमाका ऑफर के तहत आपको मिल रहा है ह्यूज डिस्काउंट। दिवाली कूपन कोड आपको यूज करना है। इसके बाद आप हमारे जो बैचेज हैं उनको 299 में प्राप्त कर सकते हो। तो जाइए इसका फायदा उठाइए। बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं लगातार। आपने अगर नहीं उठाया अभी तक, अभी उठाइए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। MZT ऐप पर जाकर आपको वीडियो कोड सेक्शन में जाना है। अगला, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। देखिए, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ग्लोबल मीडिया के प्रति अवेयरनेस फैलाना और इंफॉर्मेशन को सही सही डिलीवर करना। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मीडिया वाले अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट बन जाते हैं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कल मैंने इस पर ही एक सेशन लिया है कि लोकेशन लीक करके शेख हसीना की लोकेशन लीक कर दी गई। किसके द्वारा? द प्रिंट के द्वारा। अब बताओ, शेख हसीना जो हैं, जो कि अपने देश को छोड़ करके यहाँ पर आई हुई हैं, इनको इंडिया ने शरण दिया है और बहुत ही सेफ हाउस में, इनको बहुत ही सेफ प्लेस में रखा हुआ था। और अभी लेकिन द प्रिंट के रिपोर्टर्स ने इनकी लोकेशन लीक कर दी। तो इनकी एक एक्सक्लूसिवनेस ने इनकी जान को खतरा डाल दिया, क्योंकि आप देख रहे हो शेख हसीना को वहां पर बांग्लादेश में कितने मतलब शिद्दत से लोग ढूंढ रहे थे। इनको वहां देश छोड़कर के तब भागना पड़ा। इस्तीफा हालांकि अभी इनका गया नहीं है राष्ट्रपति के पास, इसीलिए प्रधानमंत्री तो टेक्निकली अभी भी कही जाएंगी, लेकिन 2 महीने से 2.5 महीने से भारत में शरण ले रखी हैं, अपने देश जा नहीं रही हैं। अब ऐसे में जब इनकी लोकेशन लीक हो गई है तो क्या पता कोई आत्मघाती हमलावर घुस पड़े। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी ये ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही बरखा दत्त ने किया था कारगिल वार में, उससे कितने ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे अपने। तो कभी कभी ये ध्यान देना होता है कि भाई मीडिया, सही पत्रकारिता क्या है, सही इंफॉर्मेशन भेजना क्या है, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। अमेरिका वगैरह में ना आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत बाहरी दिखावा करेंगे कि बहुत पत्रकारिता स्वतंत्र है, बहुत ज्यादा वो सब है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखोगे कि अमेरिका को छवि खराब करने वाली कोई इमेज बाहर जा रही होगी, वो लोग या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जा रही होगी बाहर। तो ये सब चीजें ध्यान देनी होती है। लिटरेसी वीक इसीलिए ये मनाया जा रहा है। वैसे भी अपनी मीडिया कहाँ ये सब चीजें ध्यान देती है, इसीलिए तो 159वें स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग 159वें स्थान पर हैं।
फिलहाल 24 से 31 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जा रहा है, 2012 से शुरुआत हुई थी। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं अक्टूबर महीने के, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया बापू की जयंती पर, 2 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह, 2 से 16 अक्टूबर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 9 अक्टूबर मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व डाक दिवस, 12 अक्टूबर को इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया क्योंकि इस बार सेकंड सैटरडे पड़ा था 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर, 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। इसके अलावा 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्य दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और 24 से 31 अक्टूबर वैश्विक मीडिया और सूचना सप्ताह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और जर्मनी ने कहां पर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया? तो ये MPX आयोजित किया गया है साथियों हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। हिंद ओशियन हो गया है यहाँ, इंडियन ओशियन इसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है ना, गूगल ट्रांसलेटर ने इसे हिंदी कर दिया। तो इंडियन ओशियन में भारत और जर्मनी ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे PIB का आर्टिकल है 24 अक्टूबर का। इसमें बताया गया है कि अपना इंडियन नेवी का जो डिस्ट्रॉयर है INS दिल्ली, ये था शामिल, और जर्मनी की तरफ से जर्मन नेवी का जो फ्रिगेट है बैडन वार्टेनबर्ग, ये यहाँ पर आया हुआ था। तो दोनों के बीच में एक अभ्यास हुआ MPX, ठीक है ना, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज वैसे जनरली होती रहती है। अभी ओलाफ स्कॉल्ज जो कि वहां के चांसलर हैं, ये भारत के दौरे पर हैं, भारत की यात्रा पर हैं। आज दिन में इनके ऊपर एक वीडियो आएगी और डिटेल में चर्चा होगी कि भारत की यात्रा पर क्यों आए हैं और इनके आने के क्या मायने हैं। तो MPX का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच समुद्री संबंधों को सुदृढ़ करना है। ठीक है, तो ओलाफ स्कॉल्ज याद रखना जर्मनी के चांसलर हैं, अभी भारत की यात्रा पर हैं। अगला, अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज जो हुई हैं पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। नसीम अल बहर अभी भारत और ओमान के बीच में हुआ, गोवा के तट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज, ये क्वाड देशों के बीच में बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। काकडू अभ्यास, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। काजिंद, काजिंद यानी कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में, काजिंद यानी कि कजाकिस्तान इंडिया, ऐसे लिखोगे ना, काजिंद, ठीक है, कजाकिस्तान इंडिया। ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजाह 5, ये दोनों भी भारत और ओमान के बीच में हुआ, ये भी भारत ओमान के बीच, याद रखना तीनों। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तीरंदाजी विश्व कप, इसमें दीपिका कुमारी ने जीत लिया है सिल्वर मेडल। इकलौती भारतीय हैं जो तीरंदाजी के विश्व कप में मेडल लाती हैं और ये जीत चुकी हैं, इस बार भी सिल्वर मेडल जीती हुई हैं, ठीक है ना, दीपिका कुमारी ने। अच्छा, सिल्वर मेडल जीतने के लिए इन्होंने 2 ओलंपिक के मेडलिस्ट को हराया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ओलंपिक में मेडल इनका नहीं आया है, लेकिन ये 2 ओलंपिक मेडलिस्ट को यहाँ पर विश्व कप में हरा दी हैं। फिलहाल दीपिका कुमारी का ये 6ठा पदक है विश्व कप के फाइनल में, 6 मेडल जीत चुके हैं और अभी फिर से इन्होंने जीता हुआ है। भारत की एकमात्र पदक विजेता है और अभी विश्व कप का, तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन 19 से 20 अक्टूबर को मैक्सिको में आयोजित किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप की शुरुआत 1931 को हुई थी। लाजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष डॉक्टर उगुर एडेनर हैं। अगला, प्रवासी परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रवासी परिचय प्रोग्राम अभी रियाद के सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। प्रवासी परिचय कार्यक्रम, इंडियन विमेन आर्टिस्ट यूनाइटेड कल्चर इन रियाद एग्जीबिशन। तो यहाँ पर एक प्रकार से भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान जो वहाँ के हैं रियाद में, तो उन्होंने ये शुरुआत किया, उद्घाटन किया। इसमें भारत की शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, भारत के कल्चर के बारे में बताया जाएगा, प्रवासियों को थोड़ा सा और कनेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम था, एक प्रकार का जनरल प्रोग्राम था। तो यहाँ विशेष रूप से क्यूरेट किए गए कार्यक्रम से हुई, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध भाषाई विविधता को उजागर करना था।
पहला संस्करण अक्टूबर और नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। इस बार इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है ना, इस बार इसका दूसरा संस्करण है, सेकंड एडिशन है। चलिए, भारतीय प्रवासी संघों और विदेश मंत्रालय के प्रवास से जुड़ा प्रभाग आज भारतीय दूतावास द्वारा शुरू किया गया है। एक और प्रवासी से संबंधित मैं चीजें बता दे रहा हूं, दो चीजें चलो बता देता हूं। एक प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस याद रखना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस से आए हुए थे, तो उन्हीं की याद में मनाते हैं। दूसरा, प्रवासी जब रहते हैं ना, मतलब कि दूसरे देशों में जो रहते हैं भारतीय मूल के, वो प्रवासी होते हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय ही हैं, ठीक है ना, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं। और प्रवासी के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं वापस अपने देश में, उन्हें कहते हैं रेमिटेंस। क्या कहते हैं? रेमिटेंस। और दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भी देश भारत ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को ही आता है। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का सखारोव पुरस्कार दिया गया है? सखारोव पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। 2024 का सखारोव पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचाडो को और एडमंडो गोंजालेज को, इन दोनों को मिला हुआ है। ये दोनों कौन है? ये दोनों वेनेजुएला में ना अपोजिशन के ये लीडर्स हैं, अपोजिशन के। ये देखिए, ये दोनों ही लीडर हैं, अपोजिशन में हैं, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको अभी ईयू का फ्रीडम ऑफ थॉट प्राइज दिया गया, इसे फ्रीडम ऑफ थॉट प्राइज भी कहते हैं या ईयू का सखारोव पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये दोनों वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं, ठीक है। वेनेजुएला में लोकतंत्र और आजादी की बहाल करने के लिए इन्होंने जो साहसी संघर्ष किए हैं, उसके लिए इनको दिया गया है यूरोपियन यूनियन की संसद रॉबर्टा मेट्सोला के द्वारा। सखारोव पुरस्कार की शुरुआत 1988 से हुई थी, तो याद रखना इसे यूरोपीय संघ का सखारोव और फ्रीडम ऑफ थॉट प्राइज भी कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसे ईयू का फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला, हांगकांग की सरकार ने साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कम करने के लिए कार्यस्थल पर किस लोकप्रिय ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? हांगकांग की गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है किस पर? व्हाट्सएप पर, वीचैट पर और गूगल ड्राइव पर। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट रहेगा। इन्होंने एक प्रकार से सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया है। तो साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को देखते हुए इन्होंने ऐसा किया है। तमाम प्रकार की सरकारें करती हैं जिनको जिनको जिस ऐप से थ्रेट रहता है। जैसे भारत में भी हम लोगों ने इधर 2020 से ही टिकटॉक समेत बहुत सारे ऐप ऐसे बंद किए थे, है ना, भारतीय गवर्नमेंट ने। तो ऐसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट के कंप्यूटर से इन्होंने इसको बैन कर दिया है। मतलब ये कि सबके लिए नहीं है, आम नागरिक चला सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे तो उनके कंप्यूटर्स में या उनके मोबाइल में व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव जैसे चीजें नहीं रहेंगी। अब ये कितना खतरनाक है आप ऐसे समझिए कि आज के टाइम पर देखो, व्हाट्सएप फ्री में आपको सर्विस देता है ना, कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। कोई अगर कहे कि मैं फ्री में ये दे रहा हूं तो वो गड़बड़ है। तो यहाँ देखो, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो व्हाट्सएप कहता है कि हम फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो भी चीजें चैटिंग करते हो, जो भी चीजें बातचीत कर रहे होते हो, आप फेसबुक खोलोगे या फिर आप गूगल वगैरह खोलोगे तो उसी से रिलेटेड वहां पर आपको एड्स दिखाई देंगे। तो इससे पता ये चलता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजर्स को डिलीवर की जाती रहती है। अब ये नहीं बताएंगे कि ये क्या क्या बतिया रहे हैं, है ना, सोना बाबू कर रहे हैं। ये बताया जाएगा कि ये इनकी जो डिटेल्स है वो क्या है, मतलब कि इनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कितना ये खर्चीले हैं, या फिर इनकी इनकम कितनी है, इनका एज ग्रुप कितना है, लोकेशन क्या है, किस जगह पर रहते हैं, कहाँ अक्सर जाते आते हैं। तो इससे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उसमें फिल्टर हो सकता है। जब आप एडवर्टाइजमेंट लगाने जाओगे, जैसे मुझे एडवर्टाइज कराना है अपने किसी प्रोडक्ट को, तो मैं एडवर्टाइज कराने जाऊंगा तो मुझे वहां कैटेगरीज बहुत सारी मिलेंगी कि किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस इनकम से किस इनकम वाले को टारगेट करना है, कहाँ किस लोकेशन को टारगेट करना है कि इस लोकेशन पर हमारा जो सामान है वो सेल हो, है ना। तो ये सारी चीज जब वहां सेलेक्ट करूंगा तो व्हाट्सएप को पता रहेगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ का है, तो उसको वहां पर ऐड दिखाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं दिखाएगा, वो फेसबुक पर या मेटा के अदर प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा, या और गूगल वगैरह की वेबसाइट वगैरह पर भी दिखाएगा। तो ऐसे चीजें काम करती हैं, ठीक है ना। तो नथिंग इज फ्री। व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव, फिलहाल ये सब
जो है हांगकांग की सरकार ने बैन कर दिया है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, हांगकांग डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के लिए उत्तीर्ण अंकों को 35 से घटाकर 20 करने की योजना बनाई? ये बहुत गजब है, ये मैं पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। देखो, कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के लिए उत्तीर्ण अंकों को 35 से घटा करके 20 कर दिए हैं। ये किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसको समझिएगा, यहाँ पर यह कहा गया है अगर कोई बच्चा है कक्षा 10 में गणित में या विज्ञान में कम स्कोर लाता है, 35 नहीं ला पाता है, तो उसे फेल नहीं माना जाएगा, उसे पास कर दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत साल पहले गेस मार्क्स लाए गए थे, 2 4 5 नंबर गेस दिए जाते थे और पास कर दिया जाता था, जिससे 2 4 नंबर के लिए कोई ना रुके किसी का रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए 35 से घटाकर 20 इसलिए कर दिया गया है जिससे वो उसका साल खराब ना हो या कहीं टाइम ना खराब हो। बहुत बार क्या होता है, मैथ और साइंस में जो बच्चा कमजोर होता है उसकी वजह से वो फेल हो जाया करता है, वो बार बार होता रहता है, स्कूटनी वगैरह डालता है लेकिन जल्दी कभी कभी पास नहीं हो पाता। तो ऐसे में उनको पास तो कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक लेटर भी दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई साहब आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट नहीं बने हुए हैं, आप कुछ और करने के लिए बने हुए हो, आप कुछ और ट्राई करो। तो यहाँ पर यही कहा गया है इनके गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र की, कि यहाँ दिया जाएगा कि इन विषयों में आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 20 नंबर देकर के उनको पास करा तो दिया जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि आप इन विषयों में आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये विषय आपके लिए नहीं बने हैं, आप इन विषयों के लिए नहीं, आप थोड़ा और कुछ पकड़ने के लिए बने हो, रील्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा मैप में, मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम है, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है। जिले हैं 36, 288 विधानसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें याद रखना, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में अब चुनाव शुरू हो चुका है, मतलब चुनाव की प्रक्रिया वहां पर प्रचार वगैरह शुरू हो चुका है। नवंबर में चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। लोकसभा में यहाँ से 48 सीट जाती है, राज्यसभा में यहाँ से 19 सीट जाती है। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर गुजरात से शेयर करता है, क्योंकि 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग हुए थे। फिर मध्य प्रदेश शेयर करता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और यहाँ गोवा से भी बॉर्डर शेयर करता है। लोनार झील का नाम याद रखना, लोनार झील जो है ये गुलाबी झील कही जाती है, पिंक लेक कही जाती है, क्योंकि इसका कलर कभी कभी पिंक हो जाता है। किसकी वजह से? शैवालों की उपस्थिति की वजह से, ठीक है। उपवन झील, शिवसागर, वन विहार, वेन्ना, ये सभी यहाँ प्रमुख झीलें हैं। तडोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य है। भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट, ये 3 प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो भारत की लीजेंड महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। हॉकी की महिला खिलाड़ियों की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले आपको इन्हीं का नाम याद आएगा, और शायद और बाकी खिलाड़ियों का नाम याद भी ना हो। रानी रामपाल जो है ये काफी प्रतिष्ठित खिलाड़ी रही, काफी अच्छी खिलाड़ी थी। भारत में समझ लो ये भारत के लिए 120 गोल कर चुकी हैं, 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टोक्यो 2020 में ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान आया हुआ था भारतीय महिला हॉकी टीम का, और उसमें इनका प्रमुख योगदान रहा था। भारतीय हॉकी की रानी कही जाती थी ये रानी रामपाल, तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ में इंडियन हॉकी एसोसिएशन ने इनके सम्मान में इनका जर्सी नंबर 28 रिटायर कर दिया है। जर्सी नंबर रिटायर करने का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी ने भी रिटायरमेंट घोषणा की थी तो जर्सी नंबर 7 रिटायर किया गया। सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 रिटायर कर दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आप आने वाले किसी भी प्लेयर को ये जर्सी नंबर अलॉट नहीं किया जाएगा, इनको इनके सम्मान में रख दिया जाएगा, बढ़िया से सीनरी वगैरह लगा करके कि ये इनका ही था, इनका ही रहेगा। फिलहाल पुरस्कार सम्मान की बात करें तो पद्मश्री भारत का चौथा नागरिक सम्मान इनको 2020 में मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इनको 2020 में ही मिला था। यहाँ पर कुछ और प्रमुख खिलाड़ियों के इस्तीफा और संन्यास हैं, ठीक है, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे रानी रामपाल ने महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी, यहाँ से संन्यास ले लिया है। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक से संन्यास ली हैं। राफेल नडाल ये टेनिस से संन्यास ले लिए हैं। लुइस सुआरेज ये फुटबॉल से उरुग्वे के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लिया। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। डेविड मलान इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संन्यास लिए। शिखर धवन क्रिकेट से संन्यास लिए। फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए। श्रेथा थाविसिन ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए। तो खिलाड़ी जो होंगे वो संन्यास लेंगे, जो पद पर होगा किसी वो इस्तीफा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर यानी कुलपति नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। कौन? मजहर आसिफ। मजहर आसिफ, यहाँ पर देखिए मजहर आसिफ अपॉइंटेड जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो अब ये इसके वाइस चांसलर होंगे 5 वर्षों तक। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनके पदभार ग्रहण की तिथि से या 70 वर्ष की आयु तक ये प्रभावित रहेगा, मतलब जो भी पहले हो जाएगा। 70 वर्ष पहले पार कर जाएंगे तो तब रिटायर हो जाएंगे, या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे तब रिटायर होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में इनका भी योगदान रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको याद होगा तीसरी नई शिक्षा नीति है और ये 1986 के बाद 2020 में लागू की गई है। ये फिलहाल इससे पहले जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं मजहर आसिफ। तो जेएनयू के बारे में अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो 1969 में स्थापित हुआ था। उसके कुलाधिपति यानी कि चांसलर, देखो कुलाधिपति मतलब होता है चांसलर और कुलपति मतलब होता है वाइस चांसलर। ये बात ध्यान रखना, कई बार कुलपति लिखा होता है और चांसलर उसकी अंग्रेजी लिखकर चले आते हैं लोग, लेकिन ये वाइस चांसलर है। शांति श्री धूलीपुरी पंडित आप बताएंगे वाइस चांसलर अगर पूछा जाएगा तो। कुलाधिपति पूछा जाएगा तब आप कंवल सिब्बल बताएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। लास्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं दारा सिंह खुराना। दारा सिंह खुराना जो है ये अभिनेता भी हैं पेशे से और एक प्रकार से कहें कि जागरूकता फैलाते हैं मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में, तो एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। तो इनको अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक ऑक्सफोर्ड यूनियन में ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट में मुख्य वक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। तो ये पुरस्कार इनको मिला है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिवाली धमाका ऑफर का आप फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप से जा करके हमारे सभी वीडियो कोर्सेज में आप ह्यूज डिस्काउंट देखने को पाएंगे और ई बुक्स में भी डिस्काउंट चल रहा है ऑफर, तो उनका भी आप फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वीडियो कोर्स या ई बुक सेक्शन से जाकर के आप चीजें परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग कोड दिवाली, ठीक है। लास्ट डे का मैंने क्वेश्चन पूछा था, सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो सलीमा टेटे को चुना गया था। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पणजी गोवा में किया गया था। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहर करतारपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।